नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन और जया हैं स्टूडियो में। और सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे। और यहाँ पर एक चिंता की बात यह है कि गर्मी के वक्त पानी की दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ सकती है। किस तरह की गर्मी पड़ रही है ये आप जानते हैं। और ऐसे में दिल्ली में जल संकट दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते आज दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। और दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक हरियाणा से पानी की सप्लाई के चलते ये दिक्कत जो है वो सामने आ सकती है, कम सप्लाई के चलते। बिल्कुल, कम सप्लाई के चलते दिक्कत पेश आ सकती है। वाटर लेवल 667.6 फुट होना चाहिए, 6 फुट है इस वक्त, जो कि 674.5 फुट होना चाहिए, यानी जो सप्लाई होनी चाहिए उससे कम है। और दूसरी तरफ दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। ऐसे में पानी का संकट लोगों की परेशानी का सबब बन सकता है। शरद शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, यहाँ पर मूल वजह क्या लग रहा है हरियाणा से सप्लाई का कम होना, और दूसरा वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पानी का संकट ये देखने को मिलेगा, और क्या ये सिर्फ आज भर की बात है या आगे भी ये दिक्कत पेश आएगी? जय, देखिए, बात ये हुई है कि केवल आज या कल की बात नहीं है। पिछले कुछ समय से दिल्ली और हरियाणा के बीच में एक विवाद सा चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो ये कह रहा है, उसका वो ये दावा कर रहा है कि हरियाणा की तरफ से कम पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जो यमुना है, जो वजीराबाद पर जितना पानी होना चाहिए वो जो स्तर है, जल का स्तर है, वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है दिल्ली के, चाहे वो वजीराबाद का हो, चाहे चंद्रावल का हो, चाहे ओखला का हो, ये जो है अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ समय से दिल्ली के अंदर थोड़ी जल की समस्या जो है, पानी सप्लाई की समस्या जो है लगातार चल रही है। लेकिन अब क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, तो अब औपचारिक रूप से दिल्ली जल बोर्ड ने ये घोषित किया है कि जितना पानी होना चाहिए, ये तो कहने की बात होती है कि 674 फुट यहाँ पर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, और अभी 667 फुट पर चला गया है। लेकिन आम लोग ये समझें कि वजीराबाद पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां से सबसे पहले यमुना का जो पानी है वो सफाई के लिए जाना शुरू होता है, वहां पर 8-10 फुट जो है पानी खड़ा होता है, और उसी में से जो है पानी सफाई के लिए जाता है, और दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा सप्लाई वहीं से होती है। लेकिन अब वहां पर जो है यमुना जो है सूखती हुई नजर आ रही है, और उसकी वजह से जो नॉर्थ दिल्ली के इलाके हैं, जो सेंट्रल दिल्ली के इलाके हैं, या जो साउथ दिल्ली के इलाके हैं, वहां पर केवल आज नहीं, जब तक जो यमुना में पानी की सप्लाई है वो नॉर्मल नहीं होती, तब तक पानी की दिक्कत रहेगी। इसके विकल्प के तौर पर दिल्ली सरकार क्या सोच रही है? देखिए, विकल्प के तौर पर हमेशा यही होता है कि अगर मान लीजिए यमुना में पानी कम हो रहा है, तो जो दूसरे रूट्स हैं, या जो नहर होती हैं, वहां से पानी को जो है एनरूट कर लिया जाए। लेकिन बात वही है कि आप एक जगह से पानी अगर कम हो रहा है दूसरी जगह से लेंगे, तो पानी की सप्लाई दूसरी जगह पर भी प्रभावित होगी। तो इसलिए अभी ये माना जा रहा है कि 50 से 60 एमजीडी, दिल्ली में लगभग 1000 एमजीडी के आसपास पानी की डेली सप्लाई होती है। लेकिन क्योंकि अभी यमुना में ही पानी नहीं है, और यमुना जो है वो सूखती सी नजर आ रही है, तो 50 से 60 एमजीडी का डेली पर जो है पानी की सप्लाई पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जया जी बिल्कुल, तो सप्लाई पानी की जो है वो प्रभावित हो सकती है। गर्मी ज्यादा है, और पीछे से यमुना में जल स्तर जो है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से असर आपको आज दिल्ली के कुछ इलाकों में देखने को यहाँ मिल सकता है पानी को लेकर। शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, साइबर यूनिट ने धार्मिक टिप्पणी से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह केस दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर अलग अलग धर्म के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां कर माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया है। तो अब ये मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है, जिसमें ये अलग अलग लोगों के नाम हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, इन टिप्पणियों को लेकर एक हंगामा सा खड़ा हुआ है, और अब दिल्ली में इन धार्मिक टिप्पणियों को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। मुकेश हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए किसने एफआईआर करवाई है और किन किन लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए? देखिए, अभी ये साफ नहीं है कि एफआईआर किसने करवाई है, या दिल्ली पुलिस ने खुद सो मोटो लेके एफआईआर की है। इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने भी कुछ भी साफ नहीं किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि करीब 9 लोग हैं, जिसमें बीजेपी की नेता जो सस्पेंड किया गया है, नुपुर शर्मा है, नवीन कुमार जिंदल है, शादाब चौहान है, पत्रकार सवा नकवी हैं, मौलाना मुफ्ती नदीम है, अब्दुल रहमान है, गुलजार अंसारी हैं,
अनिल कुमार मीणा है और पूजा सुकुल है, इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आरोप यह है कि इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर या तो सोशल मीडिया पर या टीवी डिबेट पर कुछ इस तरह की टिप्पणियां की हैं जिससे कि धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थीं और इसी को लेकर ये केस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस सभी को पूछताछ के लिए बुलाएगी और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होगी। ये एफआईआर तब हुई है जब नुपुर शर्मा के बयान को लेकर और नवीन कुमार जिंदल के बयान को लेकर खाड़ी देशों में खासा विरोध झेलना पड़ा है भारत को। उसके बाद ये केस दर्ज हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसमें नुपुर शर्मा के अलावा कई और लोगों को भी एक्यूज बनाया है। तो ये एफआईआर किसने कराई है ये भी साफ नहीं है, या दिल्ली पुलिस ने खुद सो मोटो लेके किया है ये भी साफ नहीं है। लेकिन ये केस जो करीब 9 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने केस दर्ज किया है। हालांकि किसने एफआईआर दर्ज कराई है ये भी साफ नहीं है। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहें। दूसरी खबर का हम इस वक्त रुख करने जा रहे हैं जो कि सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी हुई है। हत्या का जो मास्टरमाइंड है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है। ये दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इस बात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साजिश के तहत किया गया और हत्या में शामिल 5 लोगों की पहचान कर ली गई है। इस मामले में बुधवार को पुणे से एक आरोपी सिद्धेश कामले उर्फ महाकाल को गिरफ्तार किया गया और ये मेन शूटर का एसोसिएट है। मुकेश, बताइए कैसे जेल में रहकर जो है ये कोऑर्डिनेट किया गया और जो शूटर हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उसका जो मास्टरमाइंड है वो लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की कस्टडी में पिछले 7-8 दिन से है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। इस मामले में पुणे क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मिलकर एक शूटर को शूटर न कहिए बल्कि शूटर का एसोसिएट है ये महाकाल, इसे गिरफ्तार किया है। और इस पर आरोप ये है कि इसने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर पहले भी कुछ हत्याएं की हैं पंजाब में और लॉरेंस बिश्नोई के लिए काफी लंबे समय से काम करता आ रहा है। ये भी बताया स्पेशल सेल ने कि इस हत्याकांड की प्लानिंग पिछले 5-6 महीने पहले से चल रही है। जनवरी के महीने में ही शूटर हरियाणा पहुंच गए थे, पंजाब पहुंच गए थे और तब से वो लगातार रेकी करवा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। पुलिस का ये कहना है कि इस हत्याकांड में कम से कम 8 शूटर शामिल हैं। उनकी पहचान हो गई है और उनको पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये भी दावा किया गया है कि महाकाल के पकड़े जाने के बाद जो बाकी शूटर्स हैं उनके बारे में कुछ अहम जानकारियां मिली हैं और बहुत जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है और पंजाब पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के साथ में जो जानकारियां हैं वो लगातार शेयर की जा रही हैं। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के हाथ जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जल्द ही जो शार्प शूटर्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उन तक भी पहुंच बना ली जाएगी। बहरहाल सुनते हैं कल जो बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसमें क्या कहा गया। इस केस का बेसिकली जो आप इस टाइम पे जानना चाहते हैं ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द किलिंग। कैसे किया वो वी विल नॉट बी एबल टू शेयर। और अब जैसे कि मुकेश बता रहे थे, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जो आरोपी है सौरभ उर्फ महाकाल, इसको गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी पुणे ग्रामीण पुलिस क्राइम ब्रांच ने की है। बिल्कुल, पंजाब पुलिस की ओर से जारी 8 आरोपियों की लिस्ट में सौरभ महाकाल भी है। तो ये कोऑर्डिनेट्स तक जो है पुलिस धीरे धीरे पहुंच रही है, लेकिन अब भी जो शूटर इस्तेमाल किए गए थे उनकी तलाश है और हालांकि बताया जा रहा है कि इनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन कब तक इन तक पुलिस पहुंच पाती है देखना होगा। और अब मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर बिहार के समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक पिता को उसके बेटे का शव ले जाने के लिए रिश्वत देने के लिए कहा गया। गरीब मां बाप अब भीख मांगकर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि जो अस्पताल के सिविल सर्जन हैं वो अब भी जांच के बाद कार्रवाई की यहां पर बात कर रहे हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है जो कहीं ना कहीं बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलता जरूर दिख रहा है। समस्तीपुर के आहार कस्बे में रहने वाले महेश ठाकुर एक बदनसीब पिता हैं। 25 साल के बेटे संजीव ठाकुर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो 25 मई से लापता था। 7 जून को पता चला
बेटे का शव समस्तीपुर के सदर अस्पताल में पड़ा है। पिता ने बेटे के शव को पहचाना, लेकिन कर्मचारी ने शव देने से इनकार कर दिया। महेश ठाकुर के मुताबिक 50,000 की रिश्वत मांगी। गरीब आदमी है, ठेला पर कुछ कुछ बेचते हैं, शरबत उरबत, तो परिवार चलाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं था जो उनको हम पूरा देते हैं। हम 2,000 रुपया दे रहे थे तो कहे चले जाओ, नहीं होगा। तो हम वहाँ से लाश छोड़ करके चले आए अपना घर। और उस दिन से फिर हम क्या बोले, वहाँ गए तो नहीं दिया लाश, कहा 50,000 रुपया लाइए तब हम देंगे। तो हम गरीब आदमी, हमको इतना पैसा नहीं हुआ, हम नहीं ले पाए लाश। अब हम गरीब आदमी चंदा चुदी करेंगे तब ना हम लाश लाएंगे, हम उतना साधन नहीं, हम कहाँ से देंगे। महेश ठाकुर अब घर घर घूमकर पैसा जुटा रहे हैं। लोग मदद भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी ये शख्स शवों के लिए पैसे मांगता रहा है, जिसका एक वीडियो भी है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब भी सिविल सर्जन कार्रवाई की ही बात कर रहे हैं। ऐसे मामले में कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। मुझे जानकारी नहीं थी, आप लोग के माध्यम से जानकारी हमको मिली है और हम सब तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। इससे पहले भी उसका जी, उसके पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसके लिए काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था और हम लोगों ने कार्रवाई भी उस पर की है। और कार्रवाई करके फाइल हम लोगों ने समानाने लेवल पे बढ़ा दिया है एडीएम डीएम साहब के यहाँ। वहाँ पे कार्रवाई जैसा होगा, वहाँ से जैसा निर्देश आएगा हम लोग उसका तुरंत अनुपालन करेंगे। इस पर कार्रवाई होनी तय है, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी, मैं ये आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन कायदे से इस मामले में उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी आंख के नीचे शवों के नाम पर रिश्वतखोरी का ये कारोबार चलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बात राज्यसभा चुनाव की करते हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनाव को लेकर जो है वो सियासत जोर शोर से हो रही है। महाराष्ट्र में भी राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए दांवपेच जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के चारों उम्मीदवारों की जीत तय है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी के सभी विधायकों के साथ एक बैठक भी की। उधर बीजेपी भी अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। महाविकास अघाड़ी के तीनों दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। एक एक वोट की कीमत है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बात है कि बीजेपी को बताना है कि वो एक है और टूट की गुंजाइश नहीं है। शिवसेना और एनसीपी का खेमा तो मजबूती से खड़ा दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस को है। इमरान प्रतापगढ़ी को यूपी से महाराष्ट्र लाया गया है। राजनीतिक अनुभव कम है। लोकसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट से हारे थे। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे वक्त में महाराष्ट्र में उम्मीदवार है जब कांग्रेस कई हिस्सों में बटी है। नाना पटोले, अशोक चौहान, बाला साहब थोरात और पृथ्वीराज चौहान के अपने अपने खेमे हैं। दिल्ली से भेजा उम्मीदवार अंदर खाने किसी को नहीं सुहा रहा। बीजेपी को इसमें खुद के लिए मौका दिखता है। इसका एक ही कारण है कि भाजपा को किसी तरह से इस सरकार को अस्थिर करना है और वो विपक्ष में होते हुए मजा ले रही है और उनके पास वोट बिल्कुल कम है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी में कुछ राजनीतिक दल जो हैं, जैसे कांग्रेस है, कि उनके कई विधायक नाराज हैं। तो शायद उनकी नाराजगी का फायदा हमें मिले और उससे ये महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है डामडोल होती रहे और ये डरकर अपने अपने विधायकों को, जैसे आजकल उन्होंने रखा हुआ है 5 स्टार होटल में वगैरह, वैसे भागदौड़ शुरू हो जाए। बीजेपी से शिवसेना भी चौकन्नी है। शिवसेना भरोसा दिला रही है कि उसके सब उम्मीदवार जीत कर जा रहे हैं। असं संबोधन काय केलं सांगण्यासारखं असतं तर तुम्हाला आतमध्ये बोलूनच केलं असतं ना। त्याच्यामुळे एवढंच सांगेल की कोणी किती काही जरी प्रयत्न केले तरी महाविकास आघाडीचे चारीच्या चारी उमेदवार खासदार म्हणून दिल्लीत जाणारच, राज्यसभेत जाणार। राज्यसभा के इन चुनाव में किसी भी चौंकाने वाले परिणाम के जो नतीजे होंगे वो दूरगामी होंगे। राज्य की सरकार भी बेहद चौकन्नी इसलिए है क्योंकि उसका भविष्य भी इन चुनावों के नतीजों से जुड़ सकता है।
मुंबई से अभिषेक शर्मा, NDTV इंडिया। We have with us actor Naseeruddin Shah. Mr. Shah, thank you so much for joining us on NDTV. I just wanted your first thoughts on this controversy that's erupted over the last few days. It's ironic that it took despotic Arab countries for the BJP to act and not the voices of its own citizens. Yeah. What the Indian government did was too little, too late. It was a week before they even opened their mouths and said anything condemning these kind of statements. These kind of statements in a country like Pakistan or Bangladesh or Afghanistan, which we hope to include in Akhand Bharat someday, would result in a death sentence, quite simply, because it would be considered blasphemous. Here, there was not a sound from the top, and absolutely no acknowledgement of the hurt caused to millions of believers. I don't think that there has ever, and I hear this lady who was dismissed from the BJP, she is not a fringe element as they claim. She is the national spokesman. So it's not possible that what she said was not approved from the top. And she says, I've heard so many derogatory remarks about Hindu gods. I would challenge her to show me one video clipping or one recording of a Muslim derogating the Lord Ram or the Lord Krishna. Krishna, in fact, was a butt of jokes even among the Hindus until this whole thin-skinned thing took over. But I don't think there has ever been an incident where a Muslim made such an inflammatory statement about a Hindu deity. It's telling. And I wish that the hate mongers whom the PM seems to follow on Twitter, that he does something to silence them, because only his voice is going to do it. The Prime Minister's voice. The Prime Minister's voice. I think that this is the time when he needs to step in if he really wants to stop this poison from spreading. And why do we have to ask for our rights? And why must we be divided into these sections? Why can't we speak of all of us as Indians? Aurangzeb is evoked all the time, as if he was the mortal enemy, and destroying his tomb, okay, go ahead and destroy it. It's not going to make any difference. The next you want to destroy the Taj Mahal, go ahead and destroy that. Go ahead and knock down the Red Fort and the Qutub Minar as well. Okay, that's all right. How many people have spoken up in defense of Rana Ayub when she gets death threats and rape threats and obscene photographs and so on? It's a pity that these death threats are coming, and they're coming mostly from people who empty vessels, who make the most sound. And I don't think she needs to fear. In any case, she's going to be provided with ample security. Not just slaughtering a cow, but on the suspicion of slaughtering a cow, people are lynched, people are killed. Untouchables who are skinning a dead cow are whipped in public. These are not the kind of things that used to happen in India. These are the kind of things that happen in barbaric Islamic countries, not here. What happened to Shah Rukh and the dignity with which he faced it is admirable, because it was nothing but a witch hunt, and for no reason whatsoever. He has kept his mouth shut. All he did was support the Trinamool Congress and applaud Mamata Banerjee's victory. That was all he did. Sonu Sood, instead of being acknowledged for the great work he did during the lockdown, gets raided. Anyone who makes a statement of any kind gets... I don't know if I'm going to be next, but they'll find nothing anyway. But how do you also feel as an actor when you see your colleagues in the film industry also very openly now, doing projects that are with the government, that are propaganda for the government, with the kind of films that they're making? And I'm going to name Akshay Kumar here, for example, or the Kashmir Files film. And so they're sort of unabashed about that, aren't they? Yeah, they want to be on the winning side. And it does look like the BJP is going to stay the winning side for a while. It's nothing new. It happened in Germany in Hitler's time. Films were made glorifying him. I've read articles written by some leaders of Indian RSS people about Mussolini, what a great man he was. And I'm sure he was equally worshipped, all these people.
Kashmir Files is nothing but an almost fictionalized version of what the suffering of the Kashmiri Hindus, and the government is promoting it. Instead of doing something for the Kashmiri Pandits who were driven out more than 30 years ago, instead of rehabilitating them in some way, instead of making sure of their security, they're making a film for them and saying you must see this film. So the propaganda is what it is, and there are people willingly participating in it. There will be more and more, I fear, such pseudo-patriotic films. I don't feel marginalized, and I'm certainly not disgruntled, and I certainly am not unhappy in this country. This has been the country I've been brought up in, this is the country I've been taught to love, and this is the country I've been told I belong to, and this is the country I feel I belong to. And I am luckily in a position where I can't be marginalized. You know, senior actors are going to be needed for every project. So I'm still getting work. It's not as if my anti-establishment statements have resulted in me being blacklisted or anything of the sort. I just wish that somehow good sense prevails, but I'm not very optimistic that that will happen very soon. Personally speaking, I don't feel marginalized or left out. And as I've said before innumerable times, never in my life have I been aware of my Muslim identity. I am aware of my Muslim culture. Saying Assalamu alaikum comes more naturally to me than saying Namaste. But both are spoken in our home because my wife is Hindu. Never ever have I felt held back, nor my father who was in the government service, nor have either of my brothers. Have we felt held back? And at the moment we still don't, and we know that this hate wave will dissipate someday. It may not happen in my life, but it will dissipate someday. और वहीं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं बल्कि पार्टी की विचारधारा है। बीजेपी ने कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट है और उसके बाद बाकी प्रवक्ताओं को सूत्रों के हवाले से खबर दिया गया कि आप जरा ढंग से बोले। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या फ्रिंज एलिमेंट ही है या फ्रिंज एलिमेंट ही पार्टी में ज्यादा है? देखिए, ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये पार्टी की आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी आज से नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। 2009 का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो पढ़ लीजिए, 2014 का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है बीजेपी का वो पढ़ लीजिए, उसमें भी यही बातें। अब ये सब बातें अगर आप कहना शुरू करेंगी, देखिए हमको क्या कहना चाहिए, हम सब इस देश के नागरिक हैं। हमको एक बात कहना है कि एक संविधान है, वो हमारा धर्म है। उसके आगे क्या धर्म है हमारा, हम ईसाई हैं या हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कोई और धर्म मानते हैं, वो प्राइवेट बात है। मगर सरकारी तौर पे हमारा एक धर्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का धर्म है। तो अगर किसी पार्टी में ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वो इस धर्म के मानने वाले लोग हमारे जैसे नहीं हैं, हमसे अलग हैं, हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, इनको रहने को हम यहाँ कह सकते हैं मगर वो रहेंगे यहाँ बराबरी के उस पे नहीं, तो ये तो संविधान के खिलाफ बात है, कानून के खिलाफ बात है। तो ये ऐसी चीज एक्सीडेंटल नहीं हुई है, ये उस पार्टी में ये आइडियोलॉजी डेवलप की गई है और उसका ये नतीजा है। जिसने जो कुछ कहा वो अनपढ़ नहीं थे। और ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं अब से कुछ देर में 9:30 बजे वो वक्त होगा जब ये पूरा इंटरव्यू पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ आप देख पाएंगे।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं ताबिश। यहां शुरुआत कर रहे हैं हम सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ी जानकारी जो दिल्ली पुलिस ने कल दी है। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बताया है। दिल्ली पुलिस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इस बात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये साजिश के तहत किया गया और इस हत्या में शामिल 5 लोगों की पहचान कर ली गई है। और इस मामले में बुधवार को पुणे से एक आरोपी सिद्धेश कामले उर्फ महाकाल को गिरफ्तार किया गया है। ये मेन शूटर का एसोसिएट है और लॉरेंस के कहने पर पंजाब में पहले भी कई वारदात कर चुका है। सचिन बिश्नोई हत्या में शामिल नहीं था, लेकिन उसने कोऑर्डिनेट जरूर किया था, जो बिश्नोई को लेकर यहाँ पर बात चल रही है फिलहाल। लेकिन जो शूटर हैं वो कौन है, उनको लेकर जो है अभी सवाल है। मुकेश हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, एक तो जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है इसका क्या रोल रहा है इसके अंदर और कैसे कोऑर्डिनेट किया गया जेल से रहकर, और शूटरों को लेकर क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, महाकाल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा है। और महाकाल जो है ये शूटर नहीं है, लेकिन इसने मर्डर में हेल्प की है बाकी शूटर्स की। एक और शूटर है पुणे का संतोष जाधव, उसकी भी तलाश चल रही है और ये भी इस हत्याकांड में शामिल है। तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में कुल 8 शूटर शामिल थे जिनकी पहचान हो गई है और सभी को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के साथ अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही है। और 8 वो नाम हैं जो हत्याकांड में शामिल थे। बाकी जो लॉजिस्टिक मुहैया कराने में और हथियार मुहैया कराने में वो अलग लोग हैं, लेकिन इनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स है जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। जेल में रह के उसने साजिश रची और अलग अलग मोबाइल नंबरों से या जो ऐप होते हैं सोशल मीडिया ऐप, उनके जरिए ये अपने शूटरों से जुड़ा हुआ था, गोल्डी बरार से जुड़ा हुआ था और उसने ही साजिश रची है। सचिन बिश्नोई जो कि हत्यार है लॉरेंस बिश्नोई का, उसने क्लेम किया था कि उसने हत्या को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसने वो हत्या में डायरेक्ट शामिल नहीं है, लेकिन उसने हत्याकांड में मदद की है। तो इस तरह से पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। अब बाकी जो शूटर है उनकी तलाश की जा रही है। बाकी शूटर्स की तलाश की जा रही है। आप बता रहे हैं मुकेश की 8 शूटर्स थे जिनकी पहचान कर ली गई है। उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द वो पकड़ में आएंगे। मुकेश, जैसा कि आप बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई सभी जानते हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, तो कैसे वो पूरा मास्टरमाइंड हुआ, कैसे इतनी कड़ी सुरक्षा जहां पर होती है दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो ऐप का इस्तेमाल कर रहा था, फोन का इस्तेमाल कर रहा था, उस पर भी कई सवाल गंभीर उठते हैं अब यहाँ। देखिए, बिल्कुल केवल लॉरेंस बिश्नोई नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिमिनल हैं तिहाड़ जेल के अंदर जो कि लगातार मोबाइल के जरिए अपने अपने गैंग्स के संपर्क में रहते हैं। 3 दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा पकड़ा गया है मंडोली जेल से, वो भी मोबाइल से 5 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। तो ये जो हाई सिक्योरिटी जेल है तिहाड़ जेल को कहते हैं कि इसमें की सबसे अच्छी जेल है, वहां पर भी कैदी इस तरह से जो मोबाइल है वो ले आते हैं और तिहाड़ जेल प्रशासन जो है नाकाम रहता है इस तरह की घटनाएं रोकने में। और उसका अंजाम ये होता है कि जो तमाम बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वो जेल के अंदर रहकर अपना पूरा गैंग चला रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। कुछ ऐप थे जिनके जरिए वो गोल्डी बरार के संपर्क में था, अपने शूटरों के संपर्क में था और कई महीने पहले से ये साजिश रची जा रही है मर्डर की। जनवरी में ही पंजाब और हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर पहुंच गए थे और लगातार तब से रैकी चल रही थी। जी शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि शूटरों तक कब जो है पुलिस पहुंचती है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कहा गया था वो भी आपको सुनाते हैं। इस केस का बेसिकली जो आप इस टाइम पे जानना चाहते हैं ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द किलिंग। कैसे किया वो वी विल नॉट बी एबल टू शेयर। और अब बात बयानों को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसकी करते हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने धार्मिक टिप्पणियों से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज की है और इसमें भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। और इन सभी लोगों पर अलग अलग धर्म के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ये जो एफआईआर दर्ज की गई है किसके द्वारा की गई है और जो 9 लोग हैं और बाकी जो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के अलावा वो लोग कौन हैं, किन किन धाराएं के तहत ये जो है एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें किस तरह की सजा का प्रावधान है?
देखिए, ये मुकदमा दर्ज हो गया है, एक मैसेजिंग करने की कोशिश है और कुल 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें पहली एफआईआर में नवीन जिंदल हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता थे जिनको पार्टी ने हटा दिया है। इसके अलावा सादाब चौहान हैं जो पीस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, एक मुफ्ती नदीम हैं जिन्होंने राजस्थान के बूंदी में एक भड़काऊ भाषण दिया था, उनको शामिल किया गया इस एफआईआर में। पूजा शकुम पांडे, जो आप जानती हैं हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव हैं, यतिन नरसिंघा ने इनके साथ में इनकी तमाम वीडियो वायरल इसमें भड़काऊ बयान देती रही हैं। इनके खिलाफ अलीगढ़ में भी एफआईआर हुई है। पूजा शकुन पांडे अलीगढ़ में रहती हैं, इनके खिलाफ अलीगढ़ में भी एफआईआर हुई है और इनके पहले भी हरिद्वार में जो हेट स्पीच है उसमें भी ये एफआईआर हो चुकी है इनके अगेंस्ट, तो ये एक रेगुलर ऑफेंडर है। इसके अलावा जो सबा नकवी हैं, पत्रकार हैं, उन पर भी एफआईआर हुई है और जो कुछ 2-3 नाम और हैं जिनकी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी और अनिल कुमार मीणा, ये 3 शख्स और हैं जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। इन सबके ऊपर साइबर सेल की जो साइबर क्राइम की धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। सेक्शन 147 जो सामाजिक भावनाएं भड़काने वाली धाराएं हैं, इसके अलावा जो दूसरी सुसंगत धाराएं इनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जो दूसरी एफआईआर है उसमें वो नूपुर शर्मा के अलावा और भी लोग हैं और शायद उस एफआईआर में अभी और भी नाम जोड़े जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की साइबर जो यूनिट है वो अब भी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को मॉनिटर कर रही है और ये सारे वो हैंडल्स हैं जिन्होंने नूपुर शर्मा के बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी और अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो विरोध दर्ज कराने गए तो वो जो सीमा होती है उसको लांघ गए हैं। अब देखिए जया, बड़ा दिलचस्प बात है कि अभी परसों ही जी सौरभ, इतने वक्त बाद क्यों? अभी कुछ ताजा किसी ने कुछ बयान जो है उस पर आपत्ति दिखी है, ये इतना वक्त क्यों लगा इसको लेकर? देखिए, वक्त लगा और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नूपुर शर्मा का बयान बहुत पहले का था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कानपुर में हिंसा हो जाती है। उसके अलावा फिर कानपुर में हिंसा के बाद जब अरब देश समन करने लग जाते हैं, विरोध दर्ज कराने लग जाते हैं, उसके बाद नूपुर शर्मा को निलंबित किया जाता है, गिरफ्तार नहीं किया जाता। और अब भी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर जरूर दर्ज की है नूपुर शर्मा के खिलाफ, लेकिन अभी तक उनको सिक्योरिटी भी दे रखी है, प्रिवेंटिव सिक्योरिटी दे रखी है, उनको सुरक्षा भी दे रखी है। तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि बैलेंसिंग की जाए। इसलिए देखेंगे आप इसमें, जब इसमें नवीन जिंदल है, नूपुर शर्मा है, अनिल कुमार मीणा है, तो इसमें शादाब भी है, मौलाना नदीम भी है, इसमें सबा नकवी को भी शामिल किया गया है। तो बैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो कोशिश यही है कि इस तरीके से पूरे मामले को अब थोड़ा डाउन प्ले कर दिया जाए कि नहीं अब ये एक मैसेजिंग भी हो कि नहीं दिल्ली पुलिस भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तुरंत एक व्यक्ति को, हर्षित श्रीवास्तव नाम के एक बीजेपी नेता को कानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया, उसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, इस मामले में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, बैलेंसिंग करने की कोशिश है। और आज देखते हैं कि इनको पूछताछ के लिए कब बुलाया जाता है। इनसे एफआईआर दर्ज हो गई, वो एक पहलू है कि आपने एफआईआर दर्ज कर दी। बिल्कुल, क्योंकि सवाल बार बार ये भी उठ रहा था, क्योंकि फ्रिंज एलिमेंट कह के, अराजक तत्व कह के बीजेपी ने पल्ला झाड़ दिया, सस्पेंड किया खाली नूपुर शर्मा को। कानूनी कार्रवाई की मांग विपक्ष भी कर रहा था और जिस तरह से अरब वर्ड से प्रतिक्रिया आई, यहां पर किस तरह की कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसे में ये कार्रवाई उठी है कि यहां पर एफआईआर की गई और बैलेंसिंग करने की कोशिश हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गोंडा के एक गांव में फकीर से युवक ने अभद्रता की है और फकीर को कहा कि जिहादी और आतंकवादी। गांव के युवक की दंगाई का जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। आप भी देखिए किस तरीके से जो है इस बात की गई यहाँ पर और बदतमीजी करते हुए युवक नजर आया। साफ तौर पर ये दबंगई का एक नमूना है, किस तरह से यहाँ पर ये बदसलूकी की जा रही है फकीर के साथ, उसको आतंकवादी जिहादी यहाँ पर कहा गया। वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। 2 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कर एक व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में हैं और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये 3 व्यक्ति खरगुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगुपुर डिंगुर में ये गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई, तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगुपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए
एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि ये 3 व्यक्ति कौन लोग थे और किस कारण से उस गांव सभा में गए थे। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। पिछले दिनों एक विवाद उठा है और वो विवाद उठा है रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के प्रवक्ताओं के कुछ वक्तव्यों से। और उसके बाद जो है मिडिल ईस्ट के देश, चाहे जो खाड़ी के देश जिसे हम कहते हैं, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, ईरान, बाकी देश जो है, इन सबों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है उस बीजेपी प्रवक्ताओं के वक्तव्य पर। और उसके बाद जो है बीजेपी ने कुछ कार्रवाई की है, अपने प्रवक्ताओं को हटा दिया है, पार्टी से निकाल दिया है। इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हामिद अंसारी साहब हैं, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, कैरियर डिप्लोमेट, जो कि इन खाड़ी के देशों में काफी लंबे समय तक सर्व किया, ईरान के एम्बेसडर भी रहे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है। तो सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप तो इन सारे देशों में सर्व किए हैं, क्या आपको लगा था कि ये जो प्रतिक्रिया होगी और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो सफिशिएंट है? देखिए, अब पहली चीज तो यह है कि ऐसा इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था। आपको किसी से अगर ओपिनियन में कोई फर्क आता है तो आप कह दीजिए कि साहब इस चीज पे ये नीति आपकी ठीक नहीं है, ये नीति ठीक नहीं है। मगर इस तरह से गाली गलौज पे उतर आना, और वो भी धार्मिक मामले में, तो बिल्कुल गलत है, कभी होना नहीं चाहिए था। और अगर हुआ है तो फिर उसको ठीक करने में समय लगेगा और उसके ठीक करने के तरीके हैं। तो आप तो सर इन सारे देशों में रहे हैं, आप अच्छी तरह से इनकी भावनाओं को समझते हैं। क्या इनकी प्रतिक्रिया आपको लगता है कि एब्रप्ट थी, जल्दी में थी, या स्पॉन्टेनियस थी? क्या मानते हैं आप? नहीं, जल्दी में नहीं थी, एब्रप्ट नहीं थी, जेन्युइन थी और होनी भी चाहिए थी। किसी देश में ऐसी बात हो, आप कह रहे हैं खाड़ी या के देशों पे, बात खाड़ी के देशों की नहीं है, बात इंडोनेशिया से शुरू होती है और नॉर्थ अफ्रीका तक जाती है, अफ्रीका में जाती है, हर जगह जाती है। तो ऐसी बात कही गई जो कि हर वो आदमी जो कि एक धर्म को फॉलो करता है उसको इससे ठेस पहुंची है। और ये सारे जो देश जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, ईरान, ये सब, इन सब से भारत के बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं और कईयों ने मोदी जी को देश के बड़े बड़े सम्मान भी दिए हैं। आपको क्या लगता है अब इस विवाद के बाद दरारें बढ़ेगी? सही, बिल्कुल दरारें पड़ेंगी। देखिए, इसके ऐसे विवाद कभी कभी होते हैं देशों के बीच में, और उसको ठीक करने का भी तरीका सरकार जानती है। अगर वो तरीका ठीक तरीके से उठाया जाए, किया जाए, तो ये ठीक भी हो सकता है। मगर उसके लिए अगर देखिए, उन्होंने जो फैसला किया है उनकी सरकारों की नॉलेज में कहा है, ऐसे तो नहीं है कि किसी ने खड़े होकर कह दिया हो। तो सरकारों की नॉलेज में बात हुई है, इसका मतलब यह है कि उस देश के जो रूलर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं या राजा हैं, उन्होंने इसको अप्रूव किया है। तो उसको ठीक करने का तरीका यही है कि उसी लेवल पे बात होनी चाहिए, राजनीति लेवल पे बात होनी चाहिए। ये सिर्फ अफसरों के लेवल पे बात करने से फायदा नहीं होता है। लेकिन जिस ढंग से हुआ कि सामान का बायकॉट किया जाएगा, आपने हमारे एम्बेसडर को बुला के विरोध जताया, बात उससे आगे तो नहीं बढ़ी ना सर? देखिए, न बढ़नी भी नहीं चाहिए, इसको तो खत्म करना चाहिए। इसको खत्म करने का तरीका बड़ा आसान है कि आप उनसे पॉलिटिकल लेवल पे, सियासी लेवल पे कह दीजिए कि भाई हमारी नीति नहीं है, ये 1 या 2 या 10 आदमियों ने ये गलती की है और हम नीति ठीक करेंगे। ये ऐसी बात नहीं है जो कि अचानक हो गई, या जिसने किया वो देश की नीति नहीं जानता। आप डिप्लोमेसी को अच्छी तरह जानते हैं, हर जगह पॉलिटिकल पोस्चरिंग भी होती है, लेकिन डिप्लोमेट्स अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि एक साथ इतने देशों की प्रतिक्रिया भारत की कूटनीति और विदेश मंत्रालय की विफलता है?
देखिए, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हमको समझना चाहिए कि ये इस स्केल पे क्यों हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है, देखिए धर्म, इस्लाम धर्म के मानने वाले इस देश में बहुत हैं। सबसे दुनिया में हमारा तीसरा नंबर है, इंडोनेशिया के बाद, बांग्लादेश के बाद। तो हमारे लिए इस्लाम धर्म कोई अजूबा चीज नहीं है, आज से नहीं, 1000 साल से है यहाँ, और हम मिलजुल के रहे हैं, और हमारा ट्रेडिशन यही है कि मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये अचानक जो हुआ है, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि एक तरफ से, किसी एक पार्टी की तरफ से, किसी एक आइडियोलॉजी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब ये इस्लाम धर्म जो है ये खराब है, इसके मानने वाले जो हैं वो भारतीय नहीं है। तो ये सब बातें बड़ी गलत है ना भाई। हम नागरिक हैं। नागरिक का मतलब क्या है? मैं भी आपका भाई हूं और आप मेरे भाई हैं, हम में बराबरी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा है ना कि भाईचारा होना चाहिए। तो ये भाईचारे का तो ये सुलूक नहीं होता है, ये तो दुश्मन के साथ भी नहीं करते हैं। ठीक है, हमारी किसी से जंग हुई, मगर हम ये तो बात तो नहीं कहते हैं कि साहब उसका धर्म जो है वो खराब है। जी, बीजेपी ने कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, और उसके बाद बाकी प्रवक्ताओं को सूत्रों के हवाले से खबर दिया गया कि आप जरा ढंग से बोले। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या फ्रिंज एलिमेंट ही है, या फ्रिंज एलिमेंट ही पार्टी में ज्यादा है? देखिए, ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये पार्टी की आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी आज से नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। 2009 का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो पढ़ लीजिए, 2014 का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है बीजेपी का वो पढ़ लीजिए, उसमें भी यही बातें। अब ये सब बातें अगर आप कहना शुरू करेंगी, देखिए हमको क्या कहना चाहिए? हम सब इस देश के नागरिक हैं। हमको एक बात कहना है कि एक संविधान है, वो हमारा धर्म है। उसके आगे क्या धर्म है हमारा? हम ईसाई हैं या हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कोई और धर्म मानते हैं, वो प्राइवेट बात है। मगर सरकारी तौर पे हमारा एक धर्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का धर्म है। तो अगर किसी पार्टी में ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वो इस धर्म के मानने वाले लोग हमारे जैसे नहीं हैं, हमसे अलग है, हमारे देश के नागरिक नहीं है, इनको रहने को हम यहाँ कह सकते हैं, मगर वो रहेंगे यहाँ बराबरी के उस पे नहीं, तो ये तो संविधान के खिलाफ बात है, कानून के खिलाफ बात है। तो ये ऐसी चीज एक्सीडेंटल नहीं हुई है, ये उस पार्टी में ये आइडियोलॉजी डेवलप की गई है और उसका ये नतीजा है। जिसने जो कुछ कहा वो अनपढ़ नहीं थे। एक चीज और आपका जवाब चाहूंगा, क्या आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद या पार्टी अध्यक्ष खुद इस पर कुछ कहते? देखिए, मुझे बिल्कुल ये उम्मीद थी, इसलिए कि जब पॉलिटिकल लेवल पे बात बिगड़ती है तो उसको ठीक करने का काम भी पॉलिटिकल लेवल पे होता है। ये चीज प्रधानमंत्री के लेवल पे होनी चाहिए थी, पार्टी चीफ के लेवल पे होनी चाहिए थी, विदेश मंत्री के लेवल पे होनी चाहिए थी। तीनों में से कोई नहीं किया गया। एक और चीज तो पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं किया। एक और चीज पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। आरएसएस प्रमुख ने पिछले दिनों कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए और ज्ञान वापी पर अदालत के फैसले को मानेंगे। मैं कुछ दिनों पहले नजीब जंग साहब का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि यदि काशी मथुरा देने से या कुछ और मस्जिद देने से विवाद खत्म होता है तो दे दो, लेकिन शांति रहनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या देना है क्या लेना है इस झगड़े में नहीं पड़ना है। एक बात हुई थी जिसकी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था एक जगह के लिए अयोध्या में, सबने मान लिया, मुसलमानों ने भी माना। उनको अच्छा नहीं लगा जिस तरह से फैसला दिया गया, मगर उन्होंने मान दिया और सबको उम्मीद ये थी कि उसके बाद ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब इसको दोबारा जिंदा किया जा रहा है।
ये सही है कि कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जो है वो दोबारा किया जा सकता है, मगर इस तरह से काम नहीं चलता है। भाई देश में आप हमको नागरिक समझते हैं कि नहीं समझते? पहली बात तो ये, बराबरी का नागरिक समझते हैं कि नहीं समझते? अगर बराबरी का नागरिक समझते हैं तो हमको वो तमाम चीजें दीजिए जो एक नागरिक को देनी चाहिए। और वो क्या चीजें हैं? 4 चीजें नागरिक मानता है या मुसलमान धर्म का नागरिक मानता है। नंबर 1 ये कि फिजिकल सिक्योरिटी और आइडेंटिटी। अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे मानिए कि मैं मुसलमान हूं और मुझे वही फिजिकल सिक्योरिटी दीजिए जो कि तमाम और देश वासियों को दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, वो तमाम फैसिलिटीज देनी चाहिए जिससे कि हम फूलें फलें। नंबर 3 ये कि हमें आप एक जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज मिलती हैं उसमें हमको बराबरी की फैसिलिटीज देनी चाहिए। और नंबर 4 ये कि जो सरकार का संविधान का फैसला करने का तरीका है उसमें हमको भी शरीक रखिए जी। अब आप एक यहाँ पे सिचुएशन बढ़ रही है कि कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमारी आबादी जो है वो 14.5% है, 200 मिलियन से ज्यादा है, छोटा मोटा नहीं है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं कि किसी भी राज्यसभा के एमपी को एमपी के लिए टिकट नहीं दिया। अब देखिए, मैं उस पर नहीं जाता हूं कि किसको दिया किसको नहीं दिया जी। वो उनका हक है, वो जिस तरह से अपना फैसला करें जी। मगर उनको ये देखना चाहिए था ना पार्टी लीडरशिप के लेवल पे कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है जी। सही कहा सर आपने, ये जरूर इस बात पे आगे भी चर्चा करेंगे। हामिद अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। और अब वक्त है 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताने का। इन 5 खबरों पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। कौन सी खबर को आप विस्तार से आज दिन भर देखना चाहते हैं? जिसमें पहली खबर दिल्ली से, जहां पर धार्मिक टिप्पणी केस में नुपुर शर्मा, नवीन और बाकी लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। और वहीं लॉरेंस मूसेवाला के मर्डर का मास्टरमाइंड है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। और साथ ही ईडी ने सोनिया गांधी को 3 हफ्ते की मोहलत दी है पूछताछ के लिए। उधर दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच जल संकट जो है वो देखने को मिल सकता है। कई जगह पर पानी की सप्लाई थोड़ी सी बाधित हो सकती है और लोन पर ज्यादा ब्याज देने के लिए अब आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो बढ़ोतरी की गई है रेपो रेट में आरबीआई की तरफ से, उसके बाद